लेट अस सी बोहर्स मॉडल। जैसे कि हमारी बात हुई थी, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट वर गिवन बाय एनी साइंटिस्ट। ठीक है, बोहर्स मॉडल में क्या करेंगे? बोहर्स मॉडल समझने से पहले ये समझते हैं कि बोहर्स मॉडल किस स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बोहर्स मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। वो क्या होती है? ऐसी स्पीशीज जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। मतलब अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। चलो नेक्स्ट, हीलियम की बात करें, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू He+ आयन। it would have only 1 electron now, so it would become single electron species। हमारे पास होगा लिथियम जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से विड्रॉ कर लेंगे, ये बन जाएगा Li2+ जिसके पास अब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब बोहर्स मॉडल अप्लाई करने के लिए आपके पास जो भी स्पीशीज है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हम बोहर्स मॉडल उस पर अप्लाई कर पाएंगे। ये तो ही पहली बात। सेकेंड थिंग इज दैट इसके पोस्टुलेट्स क्या है? बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट बिल्कुल सिंपल है कि इसमें सेंटर पे न्यूक्लियस होता है एटम में, और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं या फिर शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को हम शेल्स का नाम भी देते हैं। ओके, शेल्स को अगर नाम दे तो वो होते हैं K, L, M, N एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, K का मतलब है शेल नंबर 1, मतलब न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, ऑर्बिट नंबर 1। L का मतलब क्या है? L का मतलब है सेकंड शेल, मतलब शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे? सपोज इट इज माई न्यूक्लियस, दिस इज शेल नंबर 1 K शेल, दिस इज सेकेंड शेल जिसको हम कहते हैं L, दिस इज थर्ड शेल जिसको हम कहते हैं M एंड सो ऑन। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट थिंग इज दैट, जैसे हमने कहा था कि हमारे पास ऐसे रदरफोर्ड मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है बट वो एनर्जी एमिट करता रहता है। बोहर थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन इज एट सच अ पोजीशन दैट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट नाइदर एब्जॉर्ब्स एनी एनर्जी नॉर रेडिएट्स एनर्जी। इट नाइदर एमिट्स एंड नॉर एब्जॉर्ब्स। ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एमिट करेगा। मतलब ये अपनी कांस्टेंट एनर्जी पे घूमता रहेगा। इसका मतलब वो स्टेबल रहेगा। ये इसका दूसरा पोस्टुलेट। तीसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा जब वो एक शेल से दूसरे शेल पे जंप करेगा। मतलब अगर सपोज यहाँ पे के शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इट वांट्स टू जंप टू शेल नंबर L, इट वांट्स टू जंप टू शेल L, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी भी गेन करना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज यहाँ पे उसके पास एनर्जी X है, X अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है और वो K में रोटेट कर पा रहा है, आसानी रिवॉल्व कर पा रहा है आसानी से, एंड इट हैज टू जंप टू शेल नंबर L, तो उसे क्या करना होगा? उसे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फिक्स होगी वो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी किसी एक्सटर्नल मीडियम से, तब वो यहाँ पे जंप कर पाएगा। ठीक है, तभी एनर्जी में चेंज आता है जब ट्रांजिशन होती है। दैट विल स्टडी लेटर। एंड मेन पोस्टुलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी इज दैट angular momentum of electron in shell number n means we are considering an electron that is present in shell number n is a variable integer basically. If it is present, electron is present there, then it's angular momentum. Angular momentum क्या होता है? जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी होती है लीनियर मोमेंटम, वैसे ही हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। एंगुलर मोमेंटम इस थियरी के हिसाब से, बोहर्स मॉडल के हिसाब से, उस इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है
एंगुलर मोमेंटम शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटिटी h बाय 2 हमारे पास एक नंबर होगा h बाय 2 उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए n को। ये तीसरा पोस्टुलेट है, ठीक है ना। h बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा। और बाय फिजिक्स हमें यह पता है कि nh बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mvr, where m is the mass of electron या फिर mass of the revolving species, v is the velocity and radius is the radius of the orbit, not the electron but the orbit। तो हमें ये फिजिक्स से पता है, ये बोहर थ्योरी से पता चल गया, तो कह सकते हैं ये दोनों इक्वल है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर एंड हैव कैलकुलेशंस टू डिराइव सम रिजल्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ओके, हमारी ये बात तो हो गई ना कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। ये तो हमारे पास फिजिक्स से फॉर्मूला होता है। बोहर्स थ्योरी ने कहा, क्या कहा? बोहर्स थ्योरी ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटिटी h बाय 2 तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई बेसिकली। लेट अस नेम इट इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, बोहर्स थ्योरी ने और क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। तो अच्छा, जब शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो पक्की बात है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी रोल में आता होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई सोर्स चाहिए। यहाँ पे वो सोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। K is constant, Q1 and Q2 are charges जिनके बीच में हम अट्रैक्शन देख रहे हैं या रिपल्शन देख रहे हैं। R is the distance between the two charges। यहाँ पे क्या है? Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी? Q1 सपोज न्यूक्लियस का चार्ज है, कितना होगा? Z इंटू E। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास चार्ज किसके वजह से है? प्रोटॉन्स के वजह से। प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z, विच इज एटॉमिक नंबर। हर प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? +1, या फिर एब्सोल्यूट चार्ज देखा जाएगा, दैट वुड बी E। हम जो हमने क्वांटिटी देखी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसको E का नाम देते हैं, वेरिएबल नाम देते हैं, कांस्टेंट का नाम देते हैं E, ठीक है ना। तो इट वुड बिकम K इंटू Z E इंटू, अब जो हमारे पास बचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। मैं R को Rn से डिनोट कर रहा हूं। Rn का मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। दिस फोर्स इज इक्वल टू द विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय Rn। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। किस किस के लिए चेक कर लेते हैं। मास ऑफ किसके लिए लेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पता है हमें कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वेरिएबल है, तो मतलब वेलोसिटी निकालनी है हमें एक। तो Rn, Rn क्या होगा? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, ये निकालना है हमें, अननोन है। n तो एक इंटीजर होगा जो हमें पता होगा, जिसके सारी क्वांटिटीज निकाली जाएंगी, ठीक है। h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में देखा है तो K कांस्टेंट, Z E कांस्टेंट, Rn जो एक वेरिएबल है हमने लिख लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल है, नोट कर लिया। Rn वेरिएबल है, नोट कर लिया। मतलब 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स है, सॉल्व किया जा सकता है, कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन करनी है और सॉल्व करना है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो सो यू वुड गेट v इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वुड बी 2 पाई k z e स्क्वायर बाय nh, ठीक है ना। इसमें सारी चीजें कांस्टेंट आ रही हैं। एंड सिमिलरली सॉल्विंग फॉर Rn दैट इज nth रेडियस, इट वुड बी n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर z, ठीक है। हमारे पास Rn और v दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या करना है? बेसिकली एक बार तो चेक कर लो कि क्या इसमें कोई वेरिएबल है। 2 पाई के z स्क्वायर बाय nh कोई वेरिएबल नहीं है। n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर z कोई वेरिएबल नहीं है। हमें अब क्या करना है? बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत बड़े एक्सप्रेशन की फॉर्म में आई है, लेकिन इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी है जो कांस्टेंट है। तो हम एक काम करते हैं, सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 2 पाई k e स्क्वायर एंड अबाउट h,
तो z और n बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि z और n डिपेंड करेगी कौन सी स्पीशीज है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करते हैं, और n की वैल्यू क्या है, कौन सा शेल नंबर है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यूज डालेंगे तो यू वुड गेट 2.165 इंटू 10⁻6 इंटू जेड ओवर एन, यूनिट होगा मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा 2.165 इंटू 10⁻6, ये कांस्टेंट आएगा इंटू जेड बाई एन। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जितना ज्यादा जेड होगा, जितना ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा, उतनी ज्यादा वैल्यू होगी वी की। इट इज नॉट न्यू, इट इज वी, वेलोसिटी। और जितना ज्यादा एन होगा, जितना ज्यादा शेल में बड़े हो गए, जितने बड़ा शेल हो गए, उतनी कम वेलोसिटी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, वो सब एनालिसिस की जा सकती है अब। अच्छा, इसी तरह से यहाँ से अगर आर की बात करें, nth रेडियस की, तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगर आप सॉल्व करते हो तो वही है कि एन स्क्वायर और जेड, दो चीजें बच जाएंगी, तो उन दोनों को रोक लो। एन स्क्वायर और जेड को रोक लिया, क्या बचा बाकी? बाकी सारे कांस्टेंट बचे, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, यू वुड गेट 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है ना, और इसका यूनिट होंगे एंगस्ट्रॉम्स। हमारे पास एक वैल्यू आ गई 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जिसमें एन स्क्वायर और जेड की वैल्यू डिपेंड करेगी कौन सी स्पीशीज है, कौन सा शेल नंबर है, और इसके यूनिट आएंगे एंगस्ट्रॉम्स। तो ये दोनों फॉर्मूले में याद करने हैं। आगे चलते हैं। अगर हम इन्हीं दोनों फॉर्मुलेस को, जो हमारे एक्सप्रेशन आए वी और आर के, इनको आगे यूज करें, तो यूज करने के लिए क्या करना होगा हमें? और बेसिकली डिराइव क्या करना है? हमें डिराइव करना है एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है ना, हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। एनर्जी की अगर बात की जाए तो एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमें दोनों एनर्जी निकालनी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से होगी? दो चार्जेस हैं यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की होगी क्योंकि मोशन भी हो रहा है। तो इसलिए दोनों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन और है। डेरिवेशन क्या, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है, ये हो जाएगा K Q1 की वैल्यू ZE, Q2 की वैल्यू E अपॉन R। अब यहाँ पे Q2 जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव -1 का चार्ज होता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि हमने पहले तो सिर्फ ई लिया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया था। वो इसलिए क्योंकि वहां पे फोर्स बैलेंस करने के बाद इक्वेशन वो बन रही थी, वैल्यू वहां पे भी -E डालते हैं। लेकिन जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब उसके प्रॉपर फोर्सेस की डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, तो माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, साइन आप -E रहोगे वैल्यू डालते हुए। यहाँ पे आर की वैल्यू, यहाँ पे RL लिख दो। अब क्या करें, सारी चीजें वही आ गई। फिर इसमें क्या आ गया, RN डिपेंड करेगा रेडियस पे। रेडियस की वैल्यू जो हमें पता है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब RN की वैल्यू जो अभी आपने निकाली थी, विच इज RN इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर KME स्क्वायर Z। ये पूरा एक्सप्रेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स ट्राई इट आउट। इट वुड बी माइनस KZE स्क्वायर divided by n square h square. It would go into numerator. It would become 4 pi square K M E square Z। ठीक है ना, अब क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, -4 पाई स्क्वायर एंड K स्क्वायर M e to the power 4 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। डोंट बी अफ्रेड, ये एक्सप्रेशन हमें रिटर्न ही मारना है इसका, ये हमें बस अभी यूज करेंगे इसको आगे। जब रिजल्ट आएगा जो हमें याद करना होगा मैं बता दूंगा, अभी बस इसको नोट डाउन कर लो। इट वुड, आई एम जस्ट नोटिंग इट डाउन, 4 पाई स्क्वायर K स्क्वायर M e to the power 4 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है,
हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, अब क्या चाहिए हमें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बस वही यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस नहीं आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब v कैसा आएगा, v हमने निकाला हुआ है, क्या था v का एक्सप्रेशन, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर ओवर एन एच। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए हम इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें तो हमें एक चीज साफ साफ दिख रही है, वो क्या, कि दोनों में सारे वेरिएबल सेम है, सबकी लोकेशन सेम है। एक काम कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो इससे, मतलब इट वुड बिकम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन और बाहर माइनस है, यहाँ पे क्या है, पूरा एक्सप्रेशन और बाहर हाफ है, इट वुड बिकम माइनस हाफ, काइनेटिक एनर्जी में हाफ है तो 1 डिवाइडेड बाय हाफ, इट वुड बिकम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया इंपॉर्टेंट रिलेशन, इट इज टू बी रिमेंबर्ड। हमें 1, 2 एंड 3 ये तीनों रिलेशन याद होने चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक रिलेशन आ गया बेसिकली। ये रिलेशन क्वेश्चन में बहुत यूजफुल होता है कि हमारे पास सपोज जितनी भी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, सपोज हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी है सपोज, ठीक है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सॉरी इट वुड बी इनटू 2, ठीक है। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की, बिकॉज इट इज पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर हम 10 जूल की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -20, मतलब टोटल एनर्जी -10 हो जाएगी, -20 + 10। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी की अगर बात की जाए तो इट वुड बी टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी minus half of potential energy, which is it would be like kinetic energy is minus half of potential energy, correctly potential energy का half, मतलब total energy is half of potential energy and it is equals to minus of kinetic energy। ये एक रिलेशन आ गया एक और, ठीक है ना, टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको यूज कैसे करेंगे, इसका यूज देखने से पहले ये देख लो, जैसे हमने रेडियस और वेलोसिटी के लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली थी अभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, वही चीज एनर्जी के लिए भी कर लेते हैं। टोटल एनर्जी के लिए आपकी वैल्यू आती है 13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इन ईवी, ठीक है ना। ईवी में अगर बात की जाए तो एक्सप्रेशन ये आता है। अगर बात की जाए जूल्स के लिए तो जूल्स के लिए कन्वर्जन क्या होता है, जूल्स और ईवी में कन्वर्जन बिल्कुल सिंपल है। जूल्स और ईवी में कन्वर्जन हो जाएगा आपका 1 ईवी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, मतलब ईवी में ये रहा, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए जूल्स में इससे मल्टीप्लाई कर दो, इट वुड बिकम लाइक योर 2.18 इंटू 10⁻18 z square by n square। So this is the basically formula for total energy। Okay, ये हमें याद रखना है।